हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसनीट। तो आज के वीडियो का वन शॉट टॉपिक होने वाला है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसमें साइंटिस्ट आ जाते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट आ जाता है। तो उन एक्सपेरिमेंट को कैसे याद करें, साथ में उन जो साइंटिस्ट हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी और वो कब तक जिंदा रहे थे वो भी पता होना जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो भी अच्छे से पता होना जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है क्योंकि स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछने के लायक बन जाता है। जहां पर कंफ्यूजन होता है वहां पर क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपने जब पेपर दे रहे होंगे तब भी आपके सामने आती होंगी। तो इस चैप्टर को मैं कंप्लीट इस वीडियो में करूंगा जो कि आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने इस तरीके से नोट किया हुआ है कि आपका कंफ्यूजन मैंने दूर करने की कोशिश की है। अगर मन करे तो लाइक कर देना और इच्छा करे तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन साइंटिस्टों के नाम कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में आपको आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। याद करने का तरीका है आईपीएस। आईपीएस आप समझते हो अपने पुलिस फोर्स के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट होता है, उससे आप इसको याद कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आई का यहाँ पर जो ये साइंटिस्ट है उन्होंने इनका मैंने आई लिया है, नेक्स्ट वाले का मैंने पी लिया है और नेक्स्ट वालों का मैंने ई और यहाँ पर एस। तो ये नाम से मैंने इसको आईपीईएस बनाया है। तो आईपीएस के बीच में ई लगा देना, इससे आपको याद रह जाएगा। अब इस तरीके से लिखने का क्या रीजन है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जॉन इंजनहाउस की। तो इंजनहाउस की डेट ऑफ बर्थ जो है 1730 है। डेथ आप इसको देख सकते हो, मैंने नोट की हुई 1799 तक। जोसेफ प्रिस्टले का टाइम पीरियड था 1733 से लेकर 1804 के बीच में। तो इन दोनों साइंटिस्ट को आप देखोगे तो 1730 और 1733 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक ये इनकी लाइफ साइकिल चली थी। तो ये याद रह जाएगा। अब इन दो जो एक्सपेरिमेंट है, इन दो साइंटिस्ट का डेट ऑफ बर्थ है वो 1843 और 1854 है, यानी कि ये दोनों 1700 वाले थे और ये दोनों 1800 वाले हैं। तो ये आपको याद रह जाएगा। तो एंजलमैन, टीडब्ल्यू एंजलमैन और जॉन जूलियस वॉन सेक, तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बाकी डेट ऑफ इनकी बर्थ आपको याद रहने में इस तरीके से हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या बताया। पहले बात करते हैं जोसेफ प्रिस्टले की। तो जोसेफ प्रिस्टले को याद करने का सबसे इजी तरीका है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये एक्सपेरिमेंट गिवन है जिसमें कि एक कैंडल है और इसमें बेल जार, ये एक्सपेरिमेंट है। स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम एनसीईआरटी का दिख रहा होगा, इससे आपको इजीली समझ में ये आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती भी नहीं होगी। इसमें उन्होंने बताया क्या कि उन्होंने 1774 के अंदर ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, क्योंकि जोसेफ जो प्रिस्टले हैं उनका जो ईयर था, डेट ऑफ बर्थ थी, वो 17 वाले ईयर्स में ही थी, 18 वाले में नहीं थी। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा। तो यानी कि ऑक्सीजन की खोज भी इन्होंने 1774 में की थी। तो इन्होंने एक मेन चीज़ ये बताई कि एयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीन प्लांट ग्रोथ, यानी कि हरे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो होती है एयर बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जो कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक प्लांट लिया था और एक आपने मोमबत्ती ली थी। तो जो मोमबत्ती जली थी उसमें पेड़ रखा हुआ था और जो मोमबत्ती को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी, यानी कि जिस एयर की ज़रूरत होती थी वो प्लांट कंप्लीट करता था, जो कि उस बेलजार में अवेलेबल था, जो कि को अकेले बेलजार में रखने से पूरी नहीं हो पाई। तो उस टाइम पर तो पता नहीं था एक्सपेरिमेंट के टाइम पर कि ऑक्सीजन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये मोमबत्ती बेलजार के अंदर अकेले रखने से बुझ रही थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जॉन इंजनहाउस। तो इंजन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इन्होंने क्या बताया, दे केप्ट प्लांट इन लाइट एंड डार्क एंड गिवन द स्टेटमेंट। उन्होंने एक प्लांट को या थोड़ी देर अंधेरे में रखा, फिर लाइट में रखा और फिर उसके बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में बोला कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो उन्होंने ये बताया कि सिर्फ प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट के अंदर ही कोई ऐसी चीज अवेलेबल है जो कि लाइट को यूज करके वहां से ऑक्सीजन बना सकती है या फिर ग्लूकोज वगैरह कुछ बना सकती है। उस टाइम पर तो ये पता नहीं था कि कौन बनाएगा, बट ये यहाँ पर इन्होंने इंजन हाउस ने ये बता दिया। तो हाउस के अंदर भी अपन को लाइट की जरूरत पड़ती है और इंजन के लिए भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें फुल डालना पड़ता है। तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात आती है जूलियस वॉन सेक्स की। अब सेक क्या करते हैं? सेक का मतलब होती है बोरी। अब बोरी में क्या भरते हैं? आपने चीनी की बोरियां देखी होंगी, डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है समझने में। तो देखो उन्होंने बताया जूलियस वॉन सेक ने, तो सेक के नाम से याद रखोगे बोरी, इंग्लिश में बोरी को सेकी बोलते हैं। तो इससे याद रखने में अपन को आसानी हो जाएगी कि प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज, प्लांट जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ के टाइम पर और उस ग्लूकोज को बाद में स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये अपनी ग्लूकोज क्या होती है? शुगर ही होती है। तो इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी।
नेक्स्ट लास्ट साइंटिस्ट आते हैं TW एंजलमैन। तो एंजल का मतलब हो गया परियां, और परियां क्या करती हैं, देखो उसको अपन को समझने में आसानी होगी। द यूज ऑफ प्रिज्म, तो प्रिज्म का इन्होंने यूज किया क्योंकि जो परियां होती है वो डायमंड यूज करती हैं, लेकिन अपने पास डायमंड की अरेंजमेंट नहीं है, अपन प्रिज्म यूज करेंगे, ठीक है। तो दे यूज लाइट स्पेक्ट्रम, तो प्रिज्म से लाइट स्पेक्ट्रम उन्होंने यूज किया, क्योंकि आपने 12th क्लास के जब एक्सपेरिमेंट किए होंगे फिजिक्स के, तब उन्होंने अपने भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे प्रिज्म से किस तरीके से लाइट से स्पेक्ट्रम निकलता है वो। दे यूज क्लेडोफोरा एल्गी फॉर द ऑक्सीजन रिकॉग्नाइजेशन, तो उन्होंने क्लेडोफोरा जो एल्गी है उसको यूज किया था ऑक्सीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आखिर ऑक्सीजन निकल कहाँ से रही है। तो क्लेडोफोरा से कैसे पता चलेगा कि जहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगी वहाँ से पानी के बुलबुले वहाँ से निकलेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये पता लगाने के लिए TW एंजलमैन ने प्रिज्म का यूज किया था। तो इस तरीके से साइंटिस्ट के बारे में आपको पता लग गया। अब बाकी बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आती है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है और कैसे ये काम करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में पानी का ब्रेकडाउन होगा, और पानी के ब्रेकडाउन होने के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिमूव होगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमने काम में लेना है इस लाइट रिएक्शन के अंदर। कैसे यूज करेंगे वो आपने ग्लाइकोलाइसिस ATP सिंथेसिस के जो प्रोसेस थी उसमें देखा होगा। ETS और ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में कैसे यूज होता है वो आपने देखा होगा, पीछे वाले वीडियोस देख लेना, आपको मैंने अच्छे से समझाया है, इसीलिए पहले वो करवाए हैं ताकि आपको फायदा हो जाए। अब इसमें क्या होती है, हाई एनर्जी वाले जो ATP और NADPS2 वो बनते हैं, क्योंकि ऐसे अपना लास्ट टारगेट है ATP बनाना। तो कुछ ATP यहाँ से बनती है, लेकिन कुछ NADPS2 और NADS2 बनते हैं, जिससे कि आगे चलकर अपन ATP बनाने वाले हैं, जो कि ETS में मैंने आपको समझा दिया है। तो देखो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट, तो लाइट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी। इसके अंदर होगा क्या कि लाइट रिएक्शन के टाइम पर अपने दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC का मतलब हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो होते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं। तो जो PS फर्स्ट होता है वो 700 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और 680 की फ्रीक्वेंसी पर पिगमेंट सिस्टम सेकंड काम करता है। अब देखो लाइट रिएक्शन का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो ओनली ऑन क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है वो बनाता है रिएक्शन सेंटर। तो ये आपसे एग्जाम में कुछ पूछे जाने लायक क्वेश्चन थे, जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर दिए लाइट रिएक्शन के अंदर। अब देखते हैं ना, यहाँ पे मैंने हल्का सा एक नोट लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट होती है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है वो नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली ऑन लाइट। ध्यान रखना कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट के ऊपर डायरेक्टली तो डिपेंडेंट नहीं होती, बट इट्स डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करती हैं। तो आप ये मान के चलो कि अगर लाइट थोड़ी देर के लिए अवेलेबल नहीं भी होगी तो भी ये रिएक्शन चलती रहेगी, यानी कि डार्क रिएक्शन चलती रहेगी, क्योंकि ये तो ATP और NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन के थ्रू बनाए गए थे उनके ऊपर ही डिपेंड करती है, तो थोड़ी देर के लिए चलती रहती है। तो ये आपको समझ में आता होगा। तो बात करते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, क्या होती है मैंने इस एक पूरे डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लाइट रिएक्शन के टाइम पे बताया था कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, दो टाइप के थे, PS फर्स्ट और PS सेकंड। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग के पिगमेंट सिस्टम सेकंड के बारे में, जो कि 680 नैनोमीटर के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है। वाटर ब्रेकडाउन कहाँ पर होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पिगमेंट सेकंड के पास वो जो है वाटर का ब्रेकडाउन होगा, जो कि इस तरीके से ब्रेकडाउन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। तो यह हाइड्रोजन अपन ने काम में ले लिए यहाँ पर जाने के लिए, यानी कि आगे स्टेप होंगी। अफिल मूवमेंट सबसे पहले करवाया जाएगा। वो कैसे होगा वो ETS में मैंने कंप्लीट बता दिया है, तो वो आप चेक कर लेना। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले वाटर का ब्रेकडाउन, यानी कि यह हाइड्रोजन आता कहाँ से है, तो यह हाइड्रोजन जब वाटर से आता है, और ये वाटर कहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, तो ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास ब्रेकडाउन होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ से पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये स्टेप बाय स्टेप कैरी करवाए जाते हैं ऊपर, जहाँ जिसको बोलते हैं अपहिल मूवमेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो कि ETS में आपको अच्छे से समझाए हुए हैं। तो वहाँ से जाने के बाद में एक बार फिर नीचे की तरफ आते हैं, जिसमें कि ETS होती है, यानी कि ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसमें से ट्रेवल करते हुए फिर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास पहुँचते हैं, जो कि 700 नैनोमीटर पे काम करता है। तो इस वाले प्रोसेस में, जो कि यहाँ से तो ऊपर गया था, जिसको अपहिल मूवमेंट बोलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आया, जिसको डाउन हिल मूवमेंट बोलते हैं। और ETS के अंदर ATP बनती है, जो कि मैंने आपको बताया। कुछ प्रोडक्ट और भी बनते हैं जो कि आपको ETS में अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट
यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक बार फिर ऊपर से की तरफ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़े हुए हैं जो कि है ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। इसके यहाँ पर एक बार फिर अपहिल मूवमेंट होगा और लास्ट में जाकर NADP से NADPH2 का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन को अपन ने काम में ले लेकर वहाँ से अपन ने ATP बनाई थी ETS के अंदर। तो वो समझाया गया है अच्छी तरीके से। अब देखो यहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो यहाँ पर ये जेड स्कीम की तरफ बन रही है। इस तरीके से इसको लेके जाओगे ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, तो ये एक जेड टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन जेड स्कीम भी बोलते हैं क्योंकि ये नॉन साइक्लिक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर ये NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती, अगर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाते तो ओनली फर्स्ट काम कर रहा होता। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो सिस्टम है, वो कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बट आपको ये जेड की तरह दिख रही है तो इसको जेड स्कीम अपन बोल देंगे। अगर दोनों पिगमेंट सिस्टम काम कर रहे हैं तभी जेड स्कीम बनेगी। अगर दोनों में से कोई एक भी काम नहीं कर रहा है तो चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, जेड स्कीम नहीं बनेगी। तो ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक और कुछ डिफरेंसेस की। अब देखो यहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। तो देखो साइक्लिक जब होगा तब जब ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट काम करेगा, तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट काम करेगा तभी ओनली ये साइक्लिक होगा। तो स्ट्रोमा लेमिली में होती है क्योंकि स्ट्रोमा लेमिली के अंदर पिगमेंट सिस्टम सेकंड अवेलेबल नहीं होता, ओनली फर्स्ट अवेलेबल होता है। तो वहाँ पर ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो जब ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा हो तब ओनली ऑन ATP बनता है, क्योंकि NADPH के पास तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे, इस वजह से वहाँ पर सिर्फ ATP बनेगी डायरेक्टली। अब नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि बोथ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों काम करेंगे, जो कि थोड़ी देर पहले आपने डायग्राम में देखा। जब देखो नॉन साइक्लिक होता कहाँ है, ग्रेना लेमिली में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं, इस वजह से यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से बनता क्या है, ATP बनते हैं और NADPH2 दोनों बनते हैं। और कुछ कहीं बुक्स के अंदर कुछ इस तरीके से भी आपका लिखा हुआ हो सकता है, दो हाइड्रोजन है तो NADPH2 ही इसको बोल सकते हैं। तो साइक्लिक के अंदर ओनली ATP बनता है, नॉन साइक्लिक के अंदर ATP प्लस NADPH2 दोनों बनते हैं। अब देखो यूजेस ऑफ ATP एंड NADPH। तो अब इतनी अपन कर रहे हैं कि ATP बना रहे हैं, NADPH2 बना रहे हैं, आखिर इनका बना के करेंगे क्या। तो देखो कहाँ पे यूज होते हैं ये भी क्वेश्चन आपका होता होगा, या फिर ये अपन बना क्यों रहे हैं इसको समझने के लिए अपन देखते हैं कि बायोसिंथेसिस, एक बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। इस फेज के अंदर अपन शुगर के सिंथेसिस में ये ऐसा होता है। तो ये सब होता कहाँ पर है वो जो कि मैंने बता दिया, यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है। अब बायोसिंथेसिस क्या होती है कि डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती, इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। तो लेकिन ये जो लाइट रिएक्शन होती है उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो प्रोडक्ट मेन है ATP और NADPH, जो कि मेन यही है, इसीलिए इनके ऊपर स्टार्क मार्क किया हुआ है। इसके अलावा CO2 और H2O भी बनते हैं, वो आपको ETS में मैंने बता दिए थे और क्रेब्स साइकिल में, तो वहां से आपको समझ में आए हुए होंगे। अब बात करते हैं कुछ और। अब देखो मेसोफिल सेल्स और बंडल सेल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है C3 प्लांट और C4 प्लांट के अंदर, वो भी आपको देखने को मिले होंगे चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर होता क्या है कि मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होती है, फोस्फोइनोल पायरुवेट प्रेजेंट होता है। तो मिजो फोस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि मेसोफिल सेल्स के अंदर PEP प्रेजेंट होता है, लेकिन बंडल स्थित सेल के अंदर रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब रूबिस्को क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो OA इन्हीं सेल्स में बनता है। तो ध्यान रखना कि मेसोफिल सेल्स के अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि C4 प्लांट का प्रोडक्ट है वो इसी में बनता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। NCERT का डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पेप्केज प्रेजेंट होता है, इसमें पेप्केज प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर जो आएगा फोस्फोइनोल पायरुवेट वो जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड के अंदर, वो आपने देखा भी होगा। मेसोफिल सेल्स के अंदर मैलिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड ये दोनों बनते हैं। तो ये कहाँ पर बनते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर लेना। केल्विन साइकिल ऑफ C3 प्लांट्स कंप्लीट्स। तो C3 प्लांट का केल्विन साइकिल हमेशा मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि बंडल ऑफ सेल जो है C4 प्लांट में ज़्यादा प्रेजेंट होती है। केल्विन साइकिल ऑफ C4 प्लांट, तो याद रखना कि C4 प्लांट के अंदर जो केल्विन साइकिल होता है वो बंडल सेल में होता है, बट C3 प्लांट्स के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है केल्विन साइकिल प्रेजेंट होता है। तो ये बातें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट स्टेप आती है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन होती क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्यों होती है ये। अब देखो प्रेजेंट इन C3 प्लांट बट नॉट इन C4 प्लांट। तो C3 प्लांट में प्रेजेंट होती है बट C4 प्लांट में नहीं, इसीलिए C4 प्लांट जो है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं C3 प्लांट के बेसिस पर।
क्योंकि C4 प्लांट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पायरेशन होकर यहाँ पर किसी भी टाइप की जो नॉनसेंस प्रोसेस है वो नहीं होती। जितनी पॉसिबल हो सके वही काम इसमें होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। शुगर प्लस एटीपी सिंथेसिस एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें ना तो कोई एटीपी बनती है ना कोई शुगर बनती है, और ये कह लो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्ट प्रोसेस है, एक बेकार की प्रोसेस है। इसलिए C4 प्लांट जब हुए तो उन्होंने इसको रिजेक्ट ही कर दिया। तो एब्सेंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएस, तो ना तो इसमें शुगर बनती है, ना एटीपी बनती है, ना एनएडीपीएच बनता है। तो ये नहीं बनते, तो अपन प्लांट में जितने भी काम कर रहे थे वो एटीपी बनाने के लिए कर रहे थे। तो एटीपी बनाने के लिए सबसे पहले ये तो बनना जरूरी है, जब यही नहीं बनेंगे तो एटीपी तो कहाँ से बनेगी। हैपेंस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ CO2, तो जैसे जैसे CO2 प्रेजेंट होगी, जिस लेवल की प्रेजेंट होगी, उस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, जो कि C3 और C4 प्लांट में अलग अलग होता है, या फिर ये C4 प्लांट में तो होता ही नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। पोर्शन इस चैप्टर का कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को कुछ इफेक्ट करती है, जैसे कि लाइट हो गई तो लाइट इफेक्ट करेगी, बिना सनलाइट के कुछ नहीं हो सकता, जो कि स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट में उन बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया था उसके बेसिस पर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, तो कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। C4 C3 प्लांट को ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, बट C4 प्लांट कम में ही भी कर लेते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी होती है। तो एग्जैक्ट डाटा एनसीईआरटी में गिवन है। C3 प्लांट्स के लिए 450 माइक्रो पर लीटर के अकॉर्डिंग, और C4 प्लांट के लिए 360 माइक्रोलीटर के अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होती है। नंबर थर्ड आता है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि इन दोनों का सोर्स लाइट प्लस टेम्परेचर का सन ही है, तो यहाँ पर ये दोनों जरूरी हो जाता है, सनलाइट इन सब के लिए। नेक्स्ट आता है वाटर, क्योंकि वाटर के बेसिस पर भी बहुत से प्लांट का डिवीजन डिपेंड करता है। तो ये था, मैंने पूरा लेआउट इस चैप्टर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, कि जिब्रेलिन, ऑक्सीजन वगैरह। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।